हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम सेल के बारे में अध्ययन करेंगे और सेल को परिभाषित करेंगे, क्या होता है सेल और सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो हमारा टॉपिक बनेगा सेल। सेल आपने देखे होंगे, घड़ी में यूज किया जाता है, टीवी के रिमोट में यूज किया जाता है, ट्रैक्टर में बैटरियाँ लगी रहती हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। उन सभी को वो क्या होते हैं, हमारे सब सेल होते हैं। अब वो सेल अलग अलग श्रेणियों में होते हैं, तो कौन सा सेल किस श्रेणी में है उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सेल। तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखना, किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी सेल के अंदर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वो किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। यानी उसका हम क्या कर सकते हैं? विद्युत के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उससे हम बल्ब जला सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अब इस सेल का हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। इस सेल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस सेल में क्या है? एक बेलनाकार पात्र दिखा है। इसमें क्या है? एक बेलनाकार पात्र है। इसके अंदर इस सेल में अलग अलग धातुओं के, कैसे अलग अलग धातुओं के दो छड़ें लगी होती हैं। एक और एक दो छड़ें दिख रही हैं, जो अलग अलग धातुओं की हैं। और इन छड़ों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब जौन सी छड़ धनात्मक विभव पर होती है, कौन से विभव पर? धनात्मक विभव पर होती है, उसे एनोड कहा जाता है। और जो छड़ ऋणात्मक विभव पर होती है उसे कैथोड कहा जाता है। ठीक है। तथा इस सेल के अंदर जो विलयन भरा होता है, इसमें क्या है? एक विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विलयन। तो इस सेल के अंदर जो विलयन भरा होता है उसे बोलते हैं विद्युत अपघट्ट विलयन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट विलयन। ठीक है। इस सेल का क्या था? वर्णन था। अब इसके बाद आपको नोट बनाने के लिए इसे सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे आप। तो देखिए क्या लिखा है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सेल कहलाती है। सेल में अलग अलग धातुओं की दो छड़ें लगी होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। व इन छड़ों में जो छड़ धनात्मक विभव पर होती है उसे बोला जाता है एनोड, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। और जो छड़ ऋणात्मक विभव पर होती है उसे बोलते हैं कैथोड। और सेल के इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डूबे रहते हैं या रखे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उस विलयन को विद्युत अपघट्ट विलयन। ठीक है। ध्यान रखना, ये अधिकतर पेपर में पूछा गया है। और सेल का संकेत, सेल को इस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर ये लगा हुआ आप समझ जाओगे क्या है? सेल लगा हुआ है। क्या है? सेल है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल के प्रकारों के बारे में। तो सेल मुख्य रूप से, तो हमारे सेल के प्रकार हैं, तो हमारे सेल के प्रकार हैं। तो सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो लिखा है सेल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्राथमिक सेल। क्या होता है? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं? तो ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। किस दिशा में? सिर्फ एक दिशा में। एक दिशा में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन सेलों का एक बार उपयोग करने के पश्चात आवेशित करके पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। यह आकार में छोटे व कम भारी तथा सस्ते होते हैं। यानी जो हमारे घड़ी में सेल लगे होते हैं, टीवी के रिमोट में सेल लगे होते हैं, वे हमारे क्या है? प्राथमिक सेल हैं। कौन से सेल हैं? प्राथमिक सेल। क्योंकि उन सेलों का एक बार उपयोग करने के बाद और वे डिस्चार्ज हो जाएं तो उन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, अर्थात पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता। और वे छोटे भी होते हैं और सस्ते होते हैं और कम भारी होते हैं। अब इन्हीं का नाम क्या क्या है? जैसे साधारण वोल्टेज सेल, डैनियल सेल, लेग्रांसी सेल, शुष्क सेल आदि। ठीक है। इन सेलों का उपयोग टॉर्च, घड़ी, टीवी के रिमोट आदि में किया जाता है। तो ये हमारे क्या है? प्राथमिक सेल। तो ध्यान रखना, प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। और इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बन जाता है कि प्राथमिक सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। तो ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है द्वितीयक सेल। अब आता है द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल क्या है? ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? दोनों दिशा में संपन्न होती है जो अभिक्रिया। इस दिशा में भी जा रही, यानी
अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से फिर अभिकारक बन जाएगा। वो अभिक्रिया क्या होती है, दोनों दिशा में संपन्न हो जाती है। यानी एक बार अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो फिर पुनः लौट के यहाँ की ओर भी होती है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं जिन सेलों में कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय भी। कौन से सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल। तथा इन सेलों का एक बार उपयोग करने के बाद आवेशित करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। यानी इनको एक बार उपयोग कर लेंगे तो इन्हें पुनः आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। जब इन सेलों को आवेशित किया जाता है, जब इन सेलों क्या किया जाता है, आवेशित, तब विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, पहले रासायनिक ऊर्जा रहेगी तो रासायनिक ऊर्जा से क्या बदल गई, विद्युत ऊर्जा में। अब ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इनका उपयोग अपन ने कर लिया अपने व्यवहारिक रूप में, किसी काम करने के लिए इसका उपयोग कर लिया। अब यहाँ विद्युत ऊर्जा में बदल गई, अब ये डिस्चार्ज हो गया, तब इन्हें पुनः आवेशित करेंगे तो अब ये विद्युत ऊर्जा है, ये फिर किस में बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। किस में बदल जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। तो यही लिखा है कि जब इन सेलों को आवेशित किया जाता है तब विद्युत ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, वह सेल में संचित हो जाती है। सेल में क्या हो जाए, संचित, मतलब उसमें समा जाती है। जब इन सेलों से धारा ली जाती है, क्या ली जाती है, धारा, तब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है। यानी जब ये विद्युत ऊर्जा रासायनिक बदल गई, अब इससे हम क्या करेंगे, धारा लेंगे, अपना कार्य करेंगे, तो यह फिर रासायनिक ऊर्जा कैसे बदलेगी, विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा बदलती है। चूंकि इन सेलों में ऊर्जा संचित होती है इसलिए इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, द्वितीयक सेल को क्या कहा जाता है, संचायक सेल भी कहा जाता है। यह सेल आकार में बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, बड़े, तथा भारी होते हैं, मतलब वजनदार होते हैं, एवं छोटे सेलों की तुलना में महंगे होते हैं। मतलब छोटे सेल उनकी तुलना में कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। आपने देखा छोटे सेल 5-10 रुपए का आ जाता है, लेकिन ये सेल कैसे होते हैं, महंगे होते हैं, तो अधिक रुपए के आएंगे। अब इसके बाद उदाहरण आ जाता है। तो उदाहरण में सीसा संचायक सेल, एडिसन, इसी को बोलते हैं नीफे, क्योंकि नीफे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो नीफे सेल आदि। इन सेलों का उपयोग कार, ट्रक, ट्रैक्टर, मोबाइल आदि में किया जाता है। यानी मोबाइल की जो बैटरी है वो क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसे हम पुनः आवेशित कर लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा से उसे क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा कैसे बदल जाती है, रासायनिक में, फिर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर की बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं, ट्रक की बैटरी, कार की बैटरी। ये जो सेल दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है वो कहलाते हैं द्वितीयक सेल, और जिन्हें दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता वे कहलाते हैं प्राथमिक सेल। तो ये हमारा क्या था, सेल का टॉपिक था और सेल के कुछ प्रकार थे। अब आता है हमारा टॉपिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे, क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, यदि हमने कोई एक सेल बना लिया, ये हमारा क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेल है। अब इसको हमने क्या किया, किसी बाह्य परिपथ, यानी हमने एक बल्ब ले लिया, बल्ब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो जब किसी सेल को बाह्य परिपथ से जोड़कर सेल से धारा ली जाती है, इससे क्या ले रहा है, हम धारा ले रहे हैं क्योंकि बल्ब को जलाएंगे, धारा ली जाती है, तब सेल के विद्युत अवघट्ट विलयन में, यानी इसमें जो विलयन भरा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा है, विद्युत अवघट्ट विलयन। तो सेल के विद्युत अवघट्ट विलयन का वह गुण जो उस सेल से ली जाने वाली धारा का विरोध करता है। यानी जब किसी सेल को हम बाह्य परिपथ से जोड़कर इस सेल से क्या लेते हैं, धारा लेते हैं, क्या लेते हैं, धारा। तो इस सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अवघट्ट विलयन का, किसका, विद्युत अवघट्ट विलयन का एक गुण होता है। इसमें क्या है, एक गुण है, वह गुण जो इस सेल से हम क्या ले रहे हैं, धारा। तो जो इस सेल से ली जाने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहलाता है वो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं, किससे, स्मॉल आर से। यह एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि। एक बार और समझते हैं, क्या किया हमने, किसी सेल को, जो हमारे एक सेल है, ठीक है, ये हमारे क्या सेल है, इसे हमने क्या किया, बाह्य परिपथ से जोड़ दिया, किसी बल्ब वगैरह से जोड़ दिया। अब इससे हम क्या ले रहा है, धारा ले रहा है। क्या ले रहा है, धारा। तो इसके अंदर एक विद्युत अवघट्ट विलयन भरा है। तो विद्युत अवघट्ट विलयन का एक गुण है जो इस धारा से, जो इस सेल से ली जाने वाली धारा का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जो गुण हैगा उसी गुण को हम क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। इसे किससे दर्शाएंगे, स्मॉल आर से।
यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब प्रतिरोध कहीं का हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक वो ही रहेगा जो प्रतिरोध का होता है। ठीक है, तो आर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। और आर का विमीय सूत्र, आर यानी आंतरिक प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे क्या थी? सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी ये 100% आ सकता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तो इसका व्यंजक हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो नंबर 1 है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोड यानी उस सेल में जो दो छड़ें लगी हुई थी, हमारा जो सेल बना था उसमें क्या दो छड़ें लगी थी। ये सेल था हमारा, इसमें क्या थी? दो छड़ें लगी थी, एक धनात्मक विभव पर थी छड़ और एक किस पर थी? ऋणात्मक पर। तो इसको हम एनोड बोल रहे थे, इसको कैथोड बोल रहे थे। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी, जे वाली बीच की दूरी दिख रही है, इस बीच की दूरी की बात चल रही है। तो क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनों की बीच की दूरी। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रॉनों की बीच की दूरी के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम ये दूरी का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता हो जाएगा। मतलब उस सेल से जब हम धारा लेंगे तो उसका जो गुण है उस धारा का बहुत ज्यादा विरोध करने लगेगा। क्या करने लगेगा? विरोध। कब? जब इनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे। तो यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो? डी हो, तो आर समानुपाती डी। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा कारक आता है। दूसरा कारक है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। किसका? इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, मतलब जो इलेक्ट्रोड जो छड़ें लगी हैं उनका क्षेत्रफल। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या है? कहने की बात यह है कि जो हमारा सेल था, सेल में जो छड़ें लगी थी, हमारा क्या है? सेल है, इसमें क्या लगी हुई है? छड़ें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है? छड़ें। इन छड़ों को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोड। अब इनका क्षेत्रफल, यानी हम क्षेत्रफल मतलब इन छड़ों को हम क्या कर दें? मोटा कर दें। क्या कर दें? मोटा कर दें। इन छड़ों को हमने क्या कर दिया? मोटा। जैसे ही छड़ों को मोटा किया तो इनकी बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? बीच की दूरी कम हो गई। तो मतलब क्या है कि जैसे हमने छड़ों को क्या किया? मोटा किया, तो इनकी बीच की दूरी कम हो गई। जब बीच की दूरी कम हो गई तो क्षेत्रफल का मान भी क्या हो जाए? वो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बीच की दूरी कैसा है? समानुपाती है। जैसे हमने छड़ें कैसी की? मोटी की, तो इनकी बीच की दूरी का जो गैप है वो कम हो गया। जब कम हो गया तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। इसलिए कारक कि जो इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके प्रत्येक इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात जो छड़ें जैसी मोटी हो गई तो इसका मान क्या हो गया? कम हो गया। जब जे कम हो गया तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर व प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल क्या ए है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे क्षणों की मोटाई बढ़ जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और जैसे जैसे क्षणों की मोटाई कम करते जाएंगे तो इसका मान बढ़ता जाएगा। यदि इसे बढ़ाना है तो क्षणों की मोटाई कम करेंगे, और यदि इसे घटाना है तो क्षणों की मोटाई अधिक करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा कारक आता है। तीसरा कारक है ताप। क्या है? ताप। तो सेल के विद्युत अपघट्ट विलयन, यानी उसमें जो विलयन भरा हुआ है, तो सेल के विद्युत अपघट्ट विलयन का ताप बढ़ाने पर उसका आंतरिक प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके विद्युत अपघट्ट विलयन के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है आर है, वो ताप के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हम विद्युत अपघट्ट विलयन का ताप बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे? ताप बढ़ा देंगे, तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता। मतलब विलयन कैसा है उसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके विद्युत अपघट्ट विलयन की सांद्रता के कैसा होता है? समानुपाती होता है। अर्थात जो आर है वो सांद्रता कैसा होगा? समानुपाती। यानी विद्युत अपघट्ट विलयन किस आकार में है, उसकी कैसी सांद्रता है, जैसे जैसे उसकी सांद्रता होगी वैसे वैसे उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता में प्रभाव पड़ेगा वैसे वैसे ही उसका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो पेपर में अधिकतर आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा और उसका व्यंजक पूछा जाता है, तो व्यंजक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट करें और इनको याद कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।